नमस्कार। आज हमारे पास ना कई तरह के सोर्सेज हैं। टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, ग्लोबल ट्रेड, कानून, सामाजिक मुद्दे, सब कुछ है। हाँ, काफी फैला हुआ दायरा है आज। बिल्कुल। तो हमारा काम यही है कि इनमें से सबसे जरूरी बातें जो सोचने पर मजबूर करें वो निकालें और देखें कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। गूगल एआई से लेकर ग्लेशियर पिघलने तक, टैरिफ की चिंता से लेकर क्वांटम टेक्नोलॉजी तक, बहुत कुछ है। तो चलिए इन जानकारियों की गहराई में उतरते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी से। गूगल का जो एआई ओवरव्यू फीचर है वो यूरोप में न्यूज़ पब्लिशर्स के लिए मतलब एक सिरदर्द बन गया है। हाँ, ये काफी चल रहा है आजकल। उनका कहना है कि गूगल बिना पैसे दिए उनका कंटेंट इस्तेमाल कर रहा है और इससे उनकी कमाई, वेबसाइट ट्रैफिक सब घट रहा है। और गूगल कहता है कि इससे यूजर्स को बेहतर जानकारी मिलती है। हाँ, देखिए, ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है। ये भी है कि एआई जानकारी कैसे पेश कर रहा है। मतलब एआई जैसे रैग टेक्नोलॉजी जो मौजूदा जानकारी से जवाब बनाते हैं, वो कभी-कभी बिना सही कॉन्टेक्स्ट या क्वालिटी चेक के इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अच्छा। तो इससे जर्नलिज्म का सिर्फ आर्थिक मॉडल ही नहीं, उसका जो सामाजिक मूल्य है वो भी खतरे में है। और ये एआई के भविष्य और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो क्या मतलब नए कानूनों की जरूरत पड़ेगी एआई को रेगुलेट करने के लिए? लगता तो है। मौजूदा कानून शायद पूरी तरह तैयार नहीं है इसके लिए, और दुनिया भर में बहस चल रही है कि कैसे बैलेंस बनाया जाए, इनोवेशन भी हो और जो कंटेंट बना रहे हैं उनके अधिकार भी सुरक्षित रहें। सही बात है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, भारत में कला सेतु और भाषा सेतु जैसी पहलें हैं। ये एआई का इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से कर रही हैं। हाँ, ये सरकारी सूचनाओं को अलग अलग भारतीय भाषाओं में वीडियो ऑडियो में बदलने का लक्ष्य रखती हैं। ये डिजिटल इंक्लूजन के लिए बहुत अच्छा कदम है, खासकर भारत जैसे देश में जहां इतनी भाषाएं हैं। बिल्कुल। पर हाँ, ये भी देखना होगा कि एआई जो कंटेंट बना रहा है वो सटीक हो, कल्चरल बारीकियों का ध्यान रखे, सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन ना हो। और हाँ, एआई स्टार्टअप्स के लिए तो ये बड़ा मौका है ही। अच्छा, टेक्नोलॉजी का एक डार्क साइड भी है, आतंकवाद का फाइनेंसिंग। FATF की एक रिपोर्ट आई है। हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाँ, वही, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकती है। रिपोर्ट बताती है कि पुलवामा हमले के लिए विस्फोटक ऑनलाइन खरीदे गए थे। सोचिए जरा। और गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी ने पेपायल इस्तेमाल किया था। ये दिखाता है कि आतंकी संगठन अब ई-कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा इधर उधर करने के लिए, सामान जुटाने के लिए। तो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की निगरानी और देशों के बीच सहयोग ये बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी से देखिए विज्ञान में भी कमाल हो रहा है। भारत के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने RDSNS नाम की क्वांटम तकनीक बनाई है। हाँ, ये RDSNS काफी दिलचस्प है। ये एटम्स के बहुत सेंसिटिव गुणों का इस्तेमाल करती है और बिना भारी शील्डिंग के भी मैग्नेटिक फील्ड्स को बहुत सटीक तरीके से माप सकती है। तो इसका फायदा कहाँ होगा? सोचिए, मेडिकल में MRI का सस्ता और आसान विकल्प बन सकती है। स्पेस में, माइनिंग में, मतलब कई जगह क्रांति ला सकती है। ये भारत के नेशनल क्वांटम मिशन की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। तो टेक्नोलॉजी के इतने अलग अलग रंग देखने के बाद अब जरा पर्यावरण की तरफ चलते हैं। वहां भी चुनौतियां कम नहीं हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच वो बनाकाचिला परियोजना है, उस पर पानी को लेकर विवाद चल रहा है। हाँ, ये भारत में राज्यों के बीच पानी के बंटवारे की जो पुरानी और जटिल समस्या है उसका एक और उदाहरण है। आंध्र चाहता है गोदावरी का एक्स्ट्रा पानी कृष्णा बेसिन में मोड़ना। तेलंगाना कह रहा है ये पुनर्गठन एक्ट का उल्लंघन है। और पर्यावरणविद भी चिंता जता रहे हैं। बिल्कुल। बड़ी परियोजनाओं का इकोलॉजी पर क्या असर होगा, ये सवाल तो रहता ही है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। और पर्यावरण का असर अब सिर्फ बाहर नहीं, हमारे मन पर भी पड़ रहा है। हीट एंजाइटी के बारे में सुना है? हाँ, बढ़ती गर्मी से होने वाली चिंता और तनाव, इसके मामले बढ़ रहे हैं, खासकर युवाओं में। ये क्लाइमेट चेंज का एक छुपा हुआ लेकिन बहुत गंभीर नतीजा है। शहरों में जो हीट आइलैंड इफेक्ट होता है, मतलब शहर आसपास के इलाकों से ज्यादा गर्म हो जाते हैं, और मेंटल हेल्थ सेवाओं की कमी ये इसे और बढ़ाते हैं। हमें मौसम और मानसिक स्वास्थ्य के इस कनेक्शन को गंभीरता से लेना होगा। एक और बात जो थोड़ी चौंकाने वाली है, क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इससे ज्वालामुखी फटने का खतरा बढ़ सकता है। हाँ, ये कनेक्शन शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। खासकर वेस्ट अंटार्कटिका में, जहां बर्फ के नीचे करीब 100 ज्वालामुखी हैं। बिल्कुल। देखिए, जब ग्लेशियर की मोटी बर्फ पिघलती है तो नीचे जो मैग्मा चेम्बर है उस पर दबाव कम हो जाता है। इससे विस्फोट की संभावना बढ़ जाती है। ये दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज के असर कितने अप्रत्याशित और दूर तक जा सकते हैं।
इस सब के बीच एक अच्छी खबर भी है। ब्रह्मपुत्रा नदी में एक नई मछली की प्रजाति मिली है, पैथिया डिब्रूगढ़ेंसिस। अच्छा, ये बढ़िया खबर है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको और उसके संरक्षण की जरूरत को हाईलाइट करती है। अच्छा, अब जरा गवर्नेंस, कानून और दुनियादारी पर नजर डालते हैं। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कई देशों पर, खासकर एशिया के देशों पर जैसे लाओस, म्यांमार पर 40% तक भारी टैरिफ लगाने की बात कही है। हाँ, ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज जो हैं, ये ग्लोबल सप्लाई चेन और आर्थिक स्थिरता के लिए एक चुनौती हैं, और इसका असर आखिर में अमेरिकी कंज्यूमर्स पर भी पड़ सकता है। भारत में देखें तो राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है। हाँ, 5000 गांवों में जो बीपीएल परिवार है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। और जो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, उन्हें 21,000 रुपए का प्रोत्साहन भी मिलेगा। ये गरीबी मिटाने का एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लगता है। सिर्फ पैसे नहीं, पहचान और सम्मान पर भी जोर है। देखना होगा ये जमीन पर कितना सफल होता है। कानूनी मोर्चे पर फोन टैपिंग को लेकर मद्रास और दिल्ली हाईकोर्ट के अलग-अलग फैसले आए हैं। एक ने करप्शन केस में टैपिंग को सही माना, दूसरे ने रिश्वत केस में गलत। ये वही पुरानी बहस है, पब्लिक सेफ्टी और निजता का अधिकार, इनके बीच संतुलन कैसे बने। सुप्रीम कोर्ट की 1997 की गाइडलाइंस हैं, उनका पालन कितना हो रहा है, ये अहम है। इसी तरह का एक और मामला, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को सलवा जुडम मामले में अवमानना से राहत दी है। हाँ, कोर्ट ने साफ किया कि अगर अदालत के आदेश के बाद विधायिका कोई कानून बनाती है और वो कानून संवैधानिक है, तो उसे अदालत की अवमानना नहीं माना जा सकता। ये जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत को मजबूत करता है। जेल में धार्मिक आधार पर खाने के अधिकार पर भी सवाल उठे हैं। मुंबई में एक कैदी ने शिकायत की कि उसे जैन भोजन नहीं मिल रहा। इस पर जेल मैनुअल और कोर्ट के फैसले अलग अलग बातें कहते दिखते हैं। तो कैदियों के धार्मिक अधिकार और जेल प्रशासन की अपनी सीमाएं, इनके बीच बैलेंस का सवाल है ये। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया यात्रा भारत अफ्रीका संबंधों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। हाँ, खासकर क्रिटिकल मिनरल्स जैसे यूरेनियम, लिथियम पर फोकस है। विकास साझेदारी और पुराने ऐतिहासिक संबंध भी हैं। चीता प्रोजेक्ट भी तो वहीं से जुड़ा है। बिल्कुल, वो भी इसी सहयोग का एक प्रतीक है। ये यात्रा अफ्रीका में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाती है, और चीन के मुकाबले उसका जो एक अलग पार्टनरशिप बेस्ड अप्रोच है, उसे भी। उधर कैथोलिक चर्च में पोप लियो 14 की कैस्टेल गैंडोल्फो वापसी हुई है। ये वो जगह है जिसे पोप फ्रांसिस ने बदल दिया था। हाँ, ये चर्च के भीतर परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की तरह देखा जा रहा है। इसका असर स्थानीय समुदाय और टूरिज्म पर भी पड़ेगा। और आखिर में शिक्षा पर बात करते हैं। पारक सर्वेक्षण 2024 आया है। हाँ, स्कूली शिक्षा की स्थिति पर बताता है कि पंजाब, केरल जैसे राज्य अच्छा कर रहे हैं, पर कई जगहों पर बुनियादी गणित और भाषा के स्किल्स अभी भी एक चुनौती है। जैसे क्लास 6 के सिर्फ 29% छात्र भिन्न यानी फ्रैक्शन समझ पाते हैं। ये आंकड़े जरूरी हैं। ये रिपोर्ट पॉलिसी बनाने वालों के लिए एक तरह का आईना है, ताकि वो शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए सही जगह फोकस कर सकें। तो ये थी आज की हमारी चर्चा। अलग अलग स्रोतों से निकली कुछ अहम बातें। टेक्नोलॉजी के दो पहलू, क्लाइमेट की नई चुनौतियां, ग्लोबल ट्रेड की अनिश्चितता और भारत के अपने सामाजिक कानूनी मुद्दे। हाँ, और इन सब अलग अलग धागों को जब जोड़कर देखते हैं तो एक तस्वीर उभरती है कि हम एक बहुत ही जटिल और इंटरकनेक्टेड समय में जी रहे हैं। बिल्कुल। तकनीकी खोजें जहां मौके ला रही हैं, वहीं नई नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी खड़ी कर रही हैं। और पर्यावरण, संसाधन, ग्लोबल व्यवस्था, ये पुराने मुद्दे और ज्यादा गंभीर नए रूप ले रहे हैं। तो सोचने वाली बात शायद यही है कि हम सब व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक रूप से इन तेज बदलावों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, संतुलन कैसे बनाते हैं। ये सवाल शायद हमें खुद से पूछना होगा। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।